नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविन सचान। देश देशांतर में आज बात करेंगे केंद्र सरकार की ओर से लाए गए उस अध्यादेश की जिसमें आरबीआई को और ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। और इन अधिकारों में प्रमुख है सहकारी बैंकों के रेगुलेशन को लेकर आरबीआई को मिले और अधिक पावर। जिस तरीके से 1482 मैं कहूं शहरी सहकारी बैंक हैं और करीब 58 बहुराज्य सहकारी बैंक हैं, अब इनकी निगरानी आरबीआई के अधीन होगी। और इस नए अध्यादेश के मुताबिक जिस तरीके से बाकी बैंकों का निगरानी का काम आरबीआई करती थी, अब उसी तरह के अधिकार आरबीआई के पास इन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी मिल गए हैं। और साथ ही साथ ऑडिट से लेकर सीओ की नियुक्ति भी अब आरबीआई ही तय करेगा। ये जो बदलाव हैं, इनकी जरूरत कितनी थी और जो सहकारी बैंकों का सिस्टम है वो कितना बदलेगा इस नए अध्यादेश और आरबीआई को मिले नए कदमों के बाद। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ एस.सी. त्रिपाठी सर हैं, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अशोक नाग जी हैं, फॉर्मर एडवाइजर आरबीआई। सर स्वागत है। और दिलीप साहब हमारे साथ जो कि चेयरमैन है नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगा त्रिपाठी सर आपसे कि एक लंबे अरसे से सहकारी बैंकों का जो मैं कहूं कि वर्किंग था, जो उनकी फंक्शनिंग थी, और हाल के कुछ वर्षों में जिस तरीके की खबरें वहां पर कामकाज को लेकर या उनके मैं कहूं कि फंक्शनिंग को लेकर आई, ये मांग बढ़ रही थी और तेजी के साथ बढ़ी थी कि क्या इन्हें आरबीआई के अधीन लाना चाहिए। ये जो अध्यादेश और जो सरकार का कदम है, इसे आप कैसे देखते हैं अगर कोऑपरेटिव सिस्टम या बैंकिंग को समझे? देखिए, कोऑपरेटिव बैंकिंग पहले एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में ही होती थी। फिर 90 के दशक में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक काफ़ी बढ़ गए और काफ़ी रिजर्व बैंक ने लिबरलाइज किया। यह अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं करते तो काम एक अर्बन एरिया में हैं तो इंडस्ट्री बिजनेस इनको ही ज़्यादा फाइनेंस करते हैं, लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर होते हैं और इनका मैनेजमेंट इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तरह होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट में कई ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं, जैसे कि शेड्यूल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में ये आरबीआई के बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि की पर्सनल कौन होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, बोर्ड के डायरेक्टर्स कौन होंगे, क्या उनका बैकग्राउंड है, और उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन होता है कि वो किस तरीके की लेंडिंग करते हैं, एसेट लायबिलिटी मिसमैच होता है तो कैसे उसको ठीक करेंगे, ये सब बातें होती हैं। कोऑपरेटिव हमारे सिस्टम में थोड़ा बहुत ऐसा देखने में आया है कि पॉलिटिक्स काफ़ी एंटर कर जाती है और बहुत से पॉलिटिशियंस का भी काफ़ी रोल हो जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स के मैनेजमेंट में, तो इसलिए उनकी लेंडिंग भी प्रूडेंट नॉर्म्स ना हो करके वो इन्फ्लुएंस होने लगती है। तो कई ऐसे मामले आए। अभी हाल में पीएमसी बैंक का एक बहुत बड़ा मामला आया जिसमें डिपॉजिटर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और अभी तक वो पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये मांग चल रही थी कि जब ये बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक्स अर्बन एरिया में कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी प्रॉपर सुपरविजन उसी तरह का होना चाहिए जैसे कि रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स पे करता है। इसलिए मांग चल रही थी और मैं इस स्टेप का वेलकम करता हूं। इसके डिटेल्स तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है उससे लगता है कि इससे काफी इंप्रूवमेंट होगा। ओके अशोक सर, अगर मैं इस अध्यादेश को समझूं और दो तीन जो बड़ी चीजें मैं इसको पढ़ पा रहा हूं, आप बेहतर समझा पाएंगे। ऑडिट की बात कही जा रही है इस अध्यादेश में कि अब जो है रेगुलर ऑडिट होगा हर साल, जो कि पहले शायद 2 साल 3 साल या टाइम गैप बहुत ज्यादा था। और जो ऑडिट होगा वो आरबीआई की टीम या उसकी निगरानी में होगा। साथ ही साथ एक दूसरे बड़े बदलाव की बात यह है कि सीओ की जो नीतियां होती हैं इन बैंकों में वो अब आरबीआई ही करेगा। यही जो दो कदम हैं ये कितने बड़े हैं इस पूरे सिस्टम के लिए और कितना इस सिस्टम को मैं कहूं कि फुल प्रूफ कर पाएंगे? देखिए, ये डुअल रेगुलेशन का जो प्रॉब्लम आपको सारी बैंक का कोऑपरेटिव बैंक का था, ये वन ऑफ द थिंग दैट दिस ऑडिट सीओ का नियोग करने के लिए आरबीआई का कोई हक नहीं था।
ये पूरा रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिसाइड करना है। सो ये एक डुअल रेगुलेशन, बट ये प्रॉब्लम जो हुआ था इसके लिए आरबीआई का कोशिश किया था, पहले भी थे। पहले 2005 में देयर वाज ए विजन डॉक्यूमेंट निकल गया आरबीआई से, कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए कैसे मैनेज करना है। इसके लिए देयर वाज ए टास्क फोर्स बनाया था, ए मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग बोलता है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है और आरबीआई का पूरा दैट स्टेट में कैसे डुअल रेगुलेशन को कंट्रोल करना है, कैसे प्रॉपरली रहे, इसके लिए था। बट ये प्रॉपरली काम नहीं होता है। इसके लिए जो एक प्रॉब्लम ये पीएमसी बैंक में हुआ था, ओके, पीएमसी बैंक और सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक जो हुआ था, ये एब्सोल्यूट फ्रॉड था। फ्रॉड कैसे हुआ? फ्रॉड बाय द सीईओ हिमसेल्फ, सीईओ और टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली उसको फ्रॉड में इन्वॉल्व था। अभी देखिए आरबीआई तो सुपरविजन तो आरबीआई के अंदर में था, आरबीआई का ये सीईओ नहीं था, सुपरविजन आरबीआई का था। बट सुपरवाइजर के जब करता है आपको यदि सीईओ यदि आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन डमी एक अकाउंट करके आप बोलता है नहीं हम लोग एक आदमी को 40% लोन नहीं दिया था, ओके, ये कैसे ये कंट्रोल करना है, ये प्रॉब्लम आरबीआई को ये करना है। ये प्रॉब्लम यस बैंक में एक आरबीआई का शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उधर में भी एक सेम प्रॉब्लम हुआ था, फ्रॉड सम एक्सटेंट हुआ था एट द सीईओ लेवल, एट द मैनेजमेंट लेवल। तो ये प्रॉब्लम आरबीआई का देखना है जे इवन इफ आरबीआई अपॉइंट द सीईओ, सपोज आरबीआई सीईओ अपॉइंट करता है, नाउ बोर्ड का पूरा कंट्रोल आरबीआई का है, फिट एंड प्रॉपर ये जो रेगुलेशन चाहिए ये आरबीआई को सुपरविजन का अंडर में चला आ गया। डिस्पाइट दैट, how do I really control any fraud by the CEO level or the board level people? That is something RBI has to look into this, because it may happen also in the commercial bank also, and it has happened in the commercial bank. तो ये आपको ये जो डुअल रेगुलेशन का जो एलिमिनेशन होता है ये तो बहुत पहले से होना, माने ये आरबीआई का बहुत बार बहुत कमेटी हुआ, आर गांधी का कमेटी हुआ था ये सेम इश्यू वर्किंग ग्रुप में। सो ये तो आरबीआई बहुत बार मांगे था, ये भी आरबीआई का इशू था, ये आज आया था, वेलकम डिसीजन। बट ये इमीडिएटली ये पेनेशिया नहीं होगा, ये प्रॉब्लम ऑफ द फ्रॉड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। जी नाथ साहब, मैं इसके चैलेंजेस पर आऊंगा और इसके इम्पैक्ट पर आऊंगा, उससे पहले दिलीप जी, जो मौजूदा सिस्टम है कोऑपरेटिव बैंकों का, उसमें ऑडिट का क्या सिस्टम होता है, और दूसरा जो सीईओ की नियुक्ति को लेकर है, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये दो बड़े बदलाव इस अमेंडमेंट में देखते हैं जिसके जरिए जो कोऑपरेटिव बैंकों की कार्यशैली है और जिस तरीके के लूपहोल्स रहे हैं जो कि घोटाले को जन्म देने का कारक रहे हैं, उनको रोक पाए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में अभी भी आरबीआई ऑब्जर्वेशन तो करती ही है, और केवाई नो जो अपने अकाउंट में यदि कोई एड्रेस पे थोड़ी सी भी क्षति होती तो आरबीआई की ओर से पेनल्टी भी दी जाती है। आरबीआई को खुद को स्पष्ट होने की जरूरत है। एक कानून में जो बदलाव जो वोट हुक्म से आया है, मेरे ख्याल से इनसे जो डिपोजिटर है उनका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन एक कार्यवाही जब होगा तब पता चलेगा आरबीआई किस ढंग से काम आगे करेगी, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा फर्क इतना ही हुआ है कि पहले यदि कोई जो आरबीआई के नीचे काम कर रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में गलती हो या अनियमितता हो तो उनके पर यदि कुछ एक्शन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट से आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करती थी और स्टेट गवर्नमेंट ये काम करती थी। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट से वो चर्चा करेगी और उनका पावर सीधा आरबीआई से मिलता है, तो आरबीआई उन पर एक्शन सीधा ले सकती है। और इनकी वजह से जो बैंक का चेयरमैन हो, उनके ऑफिस बेरर हो, एजुकेटिव मेंबर हो, उनको इतना ख्याल रहेगा कि अब यदि पॉलिटिकली स्टेट गवर्नमेंट और बैंक के बोर्ड का कोई रिश्ता है तो इनमें नहीं चलेगा, तो इनसे थोड़ा
डर भी लगेगा और आरबीआई सीधा एक्शन ले सकती है, इनका पावर इनके हाथों में दिया है। पहले ड्यूअल पॉलिसी थी, स्टेट गवर्नमेंट यदि आरबीआई बोल दे तो उन पर एक्शन लिया जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकली इनके साथ यदि रिश्ता हो या पहुंच हो तो इनमें जल्दबाजी नहीं करती थी, इनकी वजह से ये लंबा तक चलता था। अब आरबीआई ये पावर की वजह से काम कर सकती है, इनसे थोड़ा जो डर होगा और डिपॉजिट को विश्वास होगा कि हमारी डिपॉजिट बचाने वाले अब आरबीआई है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने गरीब लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए उनके जो मूडी है आमदनी की वजह से जो बचाव के लिए रखी है, उनका सलामती का एक बड़ा कदम है और वो जरूरी था। मैं उनका स्वागत। साहब, जो सीईओ की नियुक्तियां अब तक होती रही हैं, कहा जाता है कि ये ज्यादातर पॉलिटिकली होती हैं या फिर जो नियुक्तियां हैं वो पारदर्शी नहीं होती, किसी के चहेते या किसी के रिलेटिव या किसी से जुड़े हुए लोग ऐसे पदों पर बैठाए जाते थे। और अब जबकि ये पद पर जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो आरबीआई करेगा, कैसे इस बदलाव को आप देखते हैं, इस कदम को देखते हैं? अभी भी आरबीआई की जो गाइडलाइन थी फिट एंड प्रॉपर, तो कैसे नियुक्त की जाए, इस कैडर की क्या स्टडी है, उनका क्या लेवल है, वो गाइडलाइन थी। इनके ऊपर तो जा नहीं सकते थे, वो गाइडलाइन थी। पॉलिटिकली शब्द मुझे लगता है कि एक आम बदनामी के लिए है। पॉलिटिकल कहाँ नहीं है, प्रधानमंत्री पॉलिटिकल है, फाइनेंस मिनिस्टर पॉलिटिकल है, होम मिनिस्टर पॉलिटिकल है, वो फाइनेंस बजट जो करते हैं वो वही लेवल यहाँ होगा। निष्ठा का सवाल होगा, नीति का सवाल होगा। जहां भी नियुक्त होती है वहां पॉलिटिकल बोल सकते हैं। यदि पॉलिटिकल नहीं होते तो राज्यसभा लोकसभा चलती क्या और वो कानून बनाती क्या? तो पॉलिटिकल लीडर नहीं है तो कानून बनाया है। जो मोदी जी है आखिर तो पॉलिटिकल लीडर है, देश के लीडर है, उन्होंने आम लोगों के लिए निर्णय बनाया। जहां मैनेजमेंट चेयरमैन अच्छी तरह से पॉलिटिकल भी हो, काम करते हैं लोगों के हित में, वहां वो अच्छी तरह से बेकार करते हैं। जहां पॉलिटिकल होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल नजरिए से किसी को लेंडिंग करवाना, पॉलिटिकल नजरिए से नॉर्म्स को अवहेलना करते हुए लोन दिलवा देना, विदाउट प्रॉपर स्क्रूटनी सिक्योरिटी के लोन को पास करवा देना, ये बड़ी चिंता रही है। नाग साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या यही वो कॉकस या फिर मैं कहूं कि एक ड्रॉबैक था जो कि चिंता का कारण था कोऑपरेटिव सिस्टम में, जिसको अब मैं कहूं कि थोड़ा सा ओवरऑल करने की तरफ कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? आरबीआई का जे कंट्रोल अभी आया आप ऑर्डिनेंस के बाद, इसका एक एडवांटेज है, सुविधा है। ये पहले से क्या होता है, आरबीआई का नजर में आया था कि कुछ तो गड़बड़ है, आरबीआई कैन इमीडिएटली उस सीईओ को बोल सकता है जे एक्सेप्ट कर सकता है। आरबीआई का दूसरा बैंक में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आरबीआई राइट है, बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है। अभी आरबीआई कैनॉट डू अर्लियर, माने बिफोर द ऑर्डिनेंस आरबीआई कैनॉट डू दैट, ही हैज टू टेल द सेम। तो जब भी आप एक लेटर लिखता है, देन दे इमीडिएटली दी एक्शन लेने के लिए टाइम होता है, डिसीजन लेने का, ये बहुत इफेक्ट पड़ता है, दे पूरा डिसीजन चेंज हो सकता है। आरबीआई कैनॉट एनफोर्स द डिसीजन। अभी देखिए यस बैंक का प्रॉब्लम था, आरबीआई रिजोल्यूशन किया था, ये स्टेट बैंक और बोर्ड बैंक के लेके एक रिजोल्यूशन, बट अभी तक कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव रिजोल्यूशन का राइट बा पावर डायरेक्टली आरबीआई के नहीं है। वो डुअल रेगुलेशन में कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेटर साथ कर सकता है। ये डुअल डिसीजन, this kind of decision has to be done very quickly and very efficiently immediately. That RBI did not have it. अभी ये ऑर्डिनेंस के बाद RBI can do that thing. That is one thing is definitely helpful for RBI. एक जिनिस RBI का प्रॉब्लम जेटा है, ये इंफॉर्मेशन जे RBI कलेक्ट करता है, और दूसरा एक प्रॉब्लम है, अभी देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक चालू हुआ था, उसका
ये कैपिटल एडिक्वेशन नेटवर्थ आई थिंक 100 करोड़ नेटवर्थ है, 25 लाख का भी नेटवर्थ का एक कोऑपरेटिव बैंक कैन डू डेरिवेटिव ट्रेडिंग, एक फॉरेक्स ऑल दिस ट्रेडिंग, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक नहीं कर सकता है। ये सब जिनिस है बिकॉज ये जो परमिशन दिया था आरबीआई मे बी पॉलिटिकल प्रेशर के लिए दिया था। अभी आरबीआई कैन टेल दैट अभी तक 100 करोड़ का यदि तुम्हारा नेटवर्थ नहीं है, यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स, दैट विल डेफिनेटली, as if somebody told that, it will bring the confidence of the depositors on the cooperative banks because they know the RBI can resolve the problem immediately. अभी RBI का ऐसे कोई पावर नहीं है immediate resolution of the problem at the cooperative bank. Right. त्रिपाठी सर कि वाकई जो मैनेजमेंट में टॉप पोस्ट पर आरबीआई की ओर से नियुक्ति और जो मौजूदा सिस्टम है ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है, और दूसरा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लेकिन जो प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब मैं कहूं कि वो अभी भी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव के पास ही रहेगा, यानी कि स्टेट पर उस संस्था की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर क्या अधिकारों का बंटवारा या विरोधाभास भी थोड़ा भी नजर आ रहा है, बचा हुआ है? देखिए, थोड़ा तो बंटवारा रहता है क्योंकि कमर्शियल बैंक्स भी वो कंपनी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल आरबीआई के ही कंट्रोल में होते हैं, कंपनी लॉ भी उस पर अप्लाई करता है। लेकिन वहाँ बहुत साफ है कि उनके अकाउंट्स, उनके फाइनेंशियल मैटर्स, उनके डायरेक्टर का सिलेक्शन, उनके एमडी का सिलेक्शन, उनके ऑडिटर का सिलेक्शन, ये सब आरबीआई करेगा और आरबीआई उनके प्रूडेंशियल नॉर्म्स रखता है, उनके बार बार इंस्पेक्शन करता रहता है। और नहीं तो अब तो इतना ज्यादा डिजिटाइज मोड में ऐसा हो गया है कि बैंक्स की सीधे इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास जाती रहती है हर हफ्ते, हर 15 दिन पर, तो उनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच देखता है, फिर उनको गाइडेंस देता रहता है, तो वो बहुत एक इंटेंस सुपरविजन है। उसके बावजूद भी जैसा कि अभी दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, जहां कहीं किसी की नीयत खराब हो जाए, वो सीईओ है तो एक आध गड़बड़ी तो वो कर ही देता है और कर सकता है, लेकिन वहां पे आरबीआई की स्ट्रिक्ट सुपरविजन है और डायरेक्ट इमीडिएट पावर्स हैं कि उसको हटा दे और टेक ओवर कर ले, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दे, ये सब चीजें ठीक है। तो अब यहाँ भी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में अगर ये कॉन्स्टिट्यूटेड है तो कुछ उनको उसके नॉर्म्स और उसकी कंट्रोल तो करने होंगे, लेकिन जो ऑपरेशनल मैटर्स है, जो फाइनेंस से रिलेटेड ऑपरेशनल मैटर्स हैं, वो सब आरबीआई कंट्रोल में होगा। और ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑडिटर जो होता है वो सारे ट्रांजैक्शंस देखता है, आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं, उनके डायरेक्शन से उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखता है। सीईओ की पर्सनल जिम्मेदारी होती है, आरबीआई हर डायरेक्टर के बारे में ये देखता है कि वो फिट एंड प्रॉपर है कि नहीं है। किसी डायरेक्टर से रिलेटेड किसी कंपनी को लोन नहीं दे सकता होगा, जबकि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देखिए, इनमें तो चूंकि इनका स्टेट गवर्नमेंट से और पॉलिटिशियन से इनका नाता रहा है, इनकी ज्यादा लैंडिंग इस तरह होती रही है, इसलिए ऐसा उसमें देखना पड़ता है। तो वो चीजें अब ज्यादा ठीक होंगी और डिपॉजिटर का इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है। और डुअल कंट्रोल तो देखिए ऑपरेशनल जो मैटर्स होते हैं वही मेन है, बाकी तो जैसे मैंने कहा कि बैंक भी, बाकी जितने कमर्शियल बैंक है वो कंपनी भी है, लेकिन ये है कि कंपनी लॉस के आड़े नहीं आता है आरबीआई के कंट्रोल। इसी तरह आरबीआई का वही कंट्रोल इनमें भी होगा, तो अच्छी बात होगी। और एक चीज और तो बड़ी सर, क्योंकि अभी तक जो बैंकिंग लॉ 1949 का जो हम फॉलो करते हैं, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम, उसमें सहकारी बैंकों के लिए था कि वो बहुत ही आंशिक तौर पर कुछ चीजों को उसको फॉलो करना था और एडवाइजरी के तौर पर वो लेते थे। लेकिन अब नए अध्यादेश में उसे मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि आरबीआई के पास वो पावर होंगी जो दूसरे बैंकों पर लागू होती थी। इसके चलते जो बदलाव आपको लगता है कि रूरल और जिस तरीके के ये स्टेट लेवल पर जो खुले हुए हैं सहकारी बैंक, किस तरीके से इनकी कार्यशैली में बदलाव आप देखते हैं? देखिए, रूरल तो अलग हो गया, उनका प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड, वो सिस्टम तो बहुत पुराना है, चल रहा है। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, इनका बिजनेस फर्क है। ये अर्बन लेंडिंग कर रहे हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री, इन सब चीजों को। अब ये देखिए, बहुत सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं कि किसी एक ग्रुप को या एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा आप लोन नहीं देंगे, किसी एक सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लोन आप नहीं देंगे। तो ये सब चीजें जो है, जो कमर्शियल बैंक फॉलो करते हैं, उसको ये नहीं फॉलो करते थे। इनमें बहुत सारे ऐसे होते थे जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लोन दिए जा रहे हैं।
हॉस्पिटल्स को लोन दिए जा रहे हैं। अब उनका रिटर्न आएगा कैसे आएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि वो किसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला उसके इन्फ्लुएंस में है। तो ये सब चीजें इसमें आती थी, और अब ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स इनको देखने पड़ेंगे। आरबीआई के जितने डायरेक्शंस हैं वो सब इनको फॉलो करने पड़ेंगे, तो इनका ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा अच्छा इनका मैनेजमेंट होगा, डिपॉजिटर का इसमें फेथ भी बढ़ेगा, और इनकी लेंडिंग इनको चाहिए भी होंगे ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स को रखना। और वो प्रोफेशनल्स पहले शायद इनमें उतने अच्छे नहीं आ पाते थे, अब इनको रखना पड़ेगा, इनको compete पूरी तरीके से करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक से। जी दिलीप जी, क्योंकि जब सरकार ने प्रपोजल दिया था उस 1949 एक्ट को अमेंड करने के लिए, इसमें तमाम जो दूसरे बैंकिंग सिस्टम है उसको बैंकिंग लॉ के अधीन लाया जाए, कई सारे रिप्रेजेंटेशन दिए गए कि वो उसके अधीन नहीं आना चाहते हैं, दुश्वारियां होंगी, परेशानियां होंगी, और इसमें एक बड़ा हिस्सा था कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटियों का। क्या वजह है कि वो बैंकिंग सिस्टम की मुख्यधारा में नहीं आना चाहते, या रेगुलेशन या आरबीआई के अम्ब्रेला से बाहर रहना चाहते हैं? वो मंशा जो जिसकी होगी वो ठीक नहीं है। पारदर्शिता होनी चाहिए, और कितना भी कंट्रोल हो, आखिर पब्लिक की डिपॉजिट है, और डिपॉजिट इसी को लोन दिया जाए जो पारदर्शिता से उनका उपयोग करके राष्ट्र के हित में, गांव के हित में जो इंटरेस्ट में लगाए वो सार्वजनिक हित में होना चाहिए, और समय सर वो डिपॉजिट पब्लिक के उनकी जमा जो लोन वापस देनी है वो दे पाए, तो देखना जरूरी है। और ये जो अध्यादेश है इनकी वजह से इनमें बदलाव आएगा, वो जरूरी था, और जो आया है वो बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी स्वागत किया है, अभी भी स्वागत करता हूँ। लेकिन आरबीआई के अफसर किस ढंग से काम करेंगे, मैं आरबीआई के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, तथ्य रखना चाहता हूँ। नोटबंदी के समय कॉमर्शियल बैंक कहीं टीवी में, कहीं मीडिया में, कहीं प्रिंट मीडिया में जहां गलतियां हुई थी उन पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और कोऑपरेटिव बैंक में एक भी इतनी जांच हुई, एक भी गलती पकड़ नहीं गई, फिर भी उनको बदनाम करने के लिए काफी प्रचार प्रचार हुआ। और आरबीआई ने इनके बारे में जांच करने के बाद भी वो नहीं बताया कि हमने इतनी इतनी जांच की है, वहां कुछ भी निकला नहीं है। तो ये आरबीआई शुरू से कोऑपरेटिव की मानसिकता से खिलाफ काम कर रही है। ऐसी कोऑपरेटिव में जो भ्रमणा है उनको दूर करने के लिए भी स्टेप लेना चाहिए। मैं एक एग्जाम दूंगा, कभी एजुकेशन बोले, कोई स्टूडेंट गांव का है और वो विदेश स्टडी करने के लिए जा रहा है, तो उनको कॉमर्शियल बैंक से लोन लेगा तो सब्सिडी मिलेगी। यदि हमारी कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेगा तो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक देश का नागरिक, एक देश का स्टूडेंट यदि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है तो उनको सब्सिडी नहीं, और कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो उनको सब्सिडी। ये एक देश में ऐसे कानून बदलाव अभी भी लाना जरूरी है। वो आरबीआई इनके लिए आगे चलना चाहिए, और जो भी सुधार करने की जरूरत है वो विश्वास बैठे कि आरबीआई तटस्थता से सबके साथ समानता से व्यवहार कर रही है, उनके लिए उनको लिख लेनी चाहिए। ओके त्रिपाठी सर, क्योंकि कहा दिलीप साहब ने कि कोऑपरेटिव पर भरोसा बढ़ेगा, जो निवेशक हैं और जो करीब 4.85 लाख करोड़ की पूंजी कोऑपरेटिव के पास जमा है, लेकिन कोऑपरेटिव खुद आरबीआई पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, इस भरोसे को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, कोऑपरेटिव जो है वो मेनली रूरल एरिया के लिए, वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव सिस्टम जो है वो नीचे धरती से जुड़ा हुआ है, और सबसे पहले उनका प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जो कि गांव लेवल पर होता है या एक समूह गांव का होता है। फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड। तो इन कम खर्चे पे और नीचे से नीचे लेवल के लोगों को साथ लेकर के चलने वाला है। इसलिए ये बात सही है कि रिजर्व बैंक उसको दूसरी निगाह से देखता है कि उतना प्रोफेशनल नहीं है, और ये बात सही है कि उतना प्रोफेशनल नहीं रहता था। लेकिन यहाँ बात हो रही थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कमर्शियल बैंक से अलग रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है।
जो कि कमर्शियल बैंक भी कर रहा है। ये बात सही है कि अर्बन कोऑपरेटिव छोटे छोटे लोन ज्यादा देता है और देना चाहिए। शायद कमर्शियल बैंक छोटे छोटे लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। और जैसा कि देखने में आया कि जो बड़े शहरों के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें बहुत बड़ा डिपॉजिट होता था। ये लोग डिपॉजिटर को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी देते थे, लेकिन लेंडिंग में प्रूडेंशियल नॉर्म्स न रखने की वजह से इनके लोन खराब हो जाते थे। तो ये मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े शहरों के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको पूरी तरीके से कमर्शियल बैंक्स के कंपैरिजन में लाना चाहिए। ओके नाग सर, एक आखिर में क्लोजिंग में चाहूंगा आपसे कि इसमें चुनौतियां, चैलेंजेस क्या देखते हैं इस नए सिस्टम में, और कहां पर आपको लगता है कि चेक एंड बैलेंस ज्यादा करना होगा आरबीआई को? चेक एंड बैलेंस के लिए देखिए, सुपरविजन एंड रेगुलेशंस का तो अभी तक ये विनियम है तो आरबीआई करता है। सो आरबीआई का द प्रॉब्लम क्या है, एक कोऑपरेटिव बैंक में नंबर इज सो हाई, ठीक है ना। तो आरबीआई का ये तरीका से ए डिटेल्ड काइंड ऑफ ए ऑडिट इंस्पेक्शन सुपरविजन करना चाहिए, तो उसको पॉसिबिलिटी क्या है, उसका आरबीआई का चैलेंज ये होगा कि आपको इतना कोई ह्यूमन रिसोर्सेस है कि ना। देखिए अभी ह्यूमन रिसोर्सेस, कारण आरबीआई का सैलरी स्ट्रक्चर इज कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक है ना, एंड दैट कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। तो आरबीआई का इतना जो बैंक है, जो 1000 का कितना बैंक है अभी, दे आर कंप्लीटली आरबीआई का रिस्पॉन्सिबल है। कोई फेलियर होगा तो पीपल आर गो टू आरबीआई, देन नाउ आरबीआई सेक्रेटरी ऑल रेगुलेशन है। तो आरबीआई का जितना तरीके से उसको सुपरविजन करना है, रेगुलेशन करना है, सीओ का केवाईसी करना है, पूरा करना है, इतना जो करने के लिए रिसोर्सेस है कि आरबीआई का, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आरबीआई का। ओके, दैट आरबीआई विल बी एबल टू डू इट, आई कैन नॉट से दैट, बट इट इज बड़ा चैलेंज है ये। दैट्स व्हाई द कोऑपरेटिव बैंक का, जो सहकारी बैंक का क्या है सर, वो कम्युनिटी, छोटा कम्युनिटी जिसमें लेंडर, बोरोवर, डिपॉजिटर एंड लेंडर ये सबको जानता है, डिपॉजिटर भी जानता है कौन लोन लेता है। तो ये छोटा एक कम्युनिटी का फीलिंग है, कम्युनिटी कैन ऑलवेज इम्पोज सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिफॉल्ट, होता है ना। बट ये जब कोऑपरेटिव बैंक बड़ा हो गया, कमर्शियल 1000 करोड़ का उसका एसेट हो गया, उसको कमर्शियल बैंक करना होगा कि नहीं, वो ये आरबीआई का सोचना चाहिए था। बिकॉज एट सर्टेन लेवल में वो चाहेगा कि हमको सब डेरिवेटिव को ट्रेडिंग करेगा, हमको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करेगा, वो उसका जितना देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये अगर उसको अपग्रेड करना चाहिए आरबीआई को, अगर इस तरीके के सिस्टम होते हैं, और इसका एक मैकेनिज्म आरबीआई को तैयार करना हो। वक्त कम है, लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए। असल में जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया जिसमें आरबीआई को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, और जो सहकारी बैंकों का पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम है उसे आरबीआई के अधीन लाया गया है, उसका असर क्या होगा, उद्देश्य क्या है और चुनौतियां क्या है। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।